एक माँ जो अपने बेटों पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। एक घर जहाँ बाहर से सब कुछ शांत और नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो इंसान की सोच से बाहर है। 3 बेटे और उनके बीच एक अजीब सा अंधविश्वास, टोटकों में डूबे हुए अंधविश्वास से भरे और धीरे धीरे खींचते चले गए काले जादू की एक ऐसी दुनिया में जहाँ सही और गलत का फर्क मिट चुका था। और फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। एक ऐसा कत्ल जो सिर्फ हत्या नहीं था, वो था अंधविश्वास, जुनून और पागलपन का नतीजा। और अफवाहें हैं कि उन्होंने इंसानी मांस भी खाया। आखिर क्या हुआ था उस घर के अंदर? क्या ये सिर्फ मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी थी, या फिर कोई शैतानी ताकत जिसने इन भाइयों पर कब्जा कर लिया था, या फिर सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है? नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको दुनिया भर से क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की ऐसे ही ट्विस्टेड केसेस की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस के एक छोटे से गांव मागिनदानाओ में एक शांत और दूर दराज इलाके में एक ऐसा घर है जहां 3 भाई रहते थे। यह है अमील भाइयों की कहानी, एक परिवार की वो दुखद घटना जो धीरे धीरे एक ऐसी काली और भयानक दास्तान में बदल गई जिसे समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये सब फरवरी 2014 में हुआ था, एक छोटे से समुदाय पुरक नबाक्तोग में जो बारांगे कामासी का हिस्सा है और एम्पातुआम नाम के शहर में स्थित है। कई दिनों तक वहां के पड़ोसियों को उस घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रही। कभी चिल्लाने की आवाजें, कभी लड़ाई की आवाजें, कभी चीखों की, लेकिन कोई भी वहां इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं करता था। इस इलाके में लोग आमतौर पर दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, खासकर तब जब बात परिवार की हो। किसी के पारिवारिक मसले में दखल देना यहाँ एक तरह से लाइन पार करना माना जाता है। लेकिन फिर भी वक्त बीतने के साथ साथ एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। जो चीखें लगातार आ रही थी अचानक एक दिन बिल्कुल बंद हो गई। घर अचानक पूरी तरह खामोश हो गया। पड़ोसियों को डर हुआ और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई अंदर जाकर देखेगा कि क्या सही में कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस वहां पहुंची और घर के अंदर गई तो जो नजारा उन्हें मिला उसने यहाँ तक कि सालों के एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स को भी हिलाकर रख दिया। एक मिडिल एज्ड यानी 40 से 60 इयर्स के बीच की महिला का शव फर्श पर पड़ा था। उसके शरीर से खून सूख चुका था, उसकी आंखें गायब थी, वो आंखें जिन्हें किसी सर्जिकल तरीके से नहीं बल्कि जबरदस्ती और हिंसक रूप से खींचकर निकाल दिया गया था। आंखों के आसपास के हिस्से पर चोट के निशान और चोटें थी जो ये बताते थे कि महिला ने बचने की कोशिश की थी। उसकी गर्दन गहरी तरह से काटी गई थी और पेट के हिस्से को फाड़ा गया था जिससे अंदर के अंग बाहर निकाले गए थे। लेकिन इससे भी भयानक बात सामने आई। ये पता चला कि उसके शरीर के कुछ हिस्से खाए भी गए थे। मृतका की पहचान अक्रीमा अमील के रूप में की गई, जिसे गांव में मुसाला के नाम से जाना जाता था। वो 56 साल की एक माँ थी जिसकी हत्या के मुख्य आरोपी उसके ही अपने 3 बेटे थे। 35 साल का दांते अमील, 21 साल का पेरोए और 18 साल का इब्राहिम। तो आखिर अमील भाई कौन थे और ऐसा भयानक हादसा कैसे हो सकता है? ये परिवार एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में रहता था जो मौसम की मार से काफी खराब हो चुकी थी और गांव के बाहर पेड़ों के बीच लगभग छिपी हुई थी। पुरक नबाक्तोग में जिंदगी बहुत ही शांत और दूर दराज थी। यहाँ कोई पास पड़ोसी नहीं थे, बस झाड़ियों का जंगल, हवा की सरसराहट और सन्नाटा था। उनका घर भी बाकी से अलग था और उनका परिवार भी। तीनों भाइयों की परवरिश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके पिता घर में नहीं थे और उनकी माँ मुसाला ने अकेले ही उन्हें पाला था। ये परिवार अपनी छोटी सी खेती पर निर्भर था, जैसे कि इस इलाके के कई लोग करते हैं। ये परिवार मोरो नाम के इंडिजिनियस मुस्लिम समुदाय से था। लेकिन धीरे धीरे गांव वाले ये सवाल उठाने लगे कि क्या अमील भाई अभी भी अपनी धार्मिक आस्था मानते हैं या नहीं। गांव में कुछ अफवाहें भी फैलने लगी जो बहुत डराने वाली थी। किसी ने बताया कि हत्या से कुछ हफ्ते पहले 2 भाइयों दांते और इब्राहिम को अजीब व्यवहार करते देखा गया था। उनके चेहरे अचानक बदल जाते थे, उनकी आंखें बड़ी हो जाती थी और मुंह अजीब तरह से मुड़ जाता था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये ड्रग्स की वजह से हुआ था, लेकिन कुछ ने माना कि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ और भी भयानक था। फिर लोगों के बीच उनकी नस्ल को लेकर अजीब अजीब बातें फैलने लगी। लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहते थे कि उनका पूर्वज इंसान नहीं था, उनका खून ही शापित है और उस घर में कोई ऐसी ताकत है जो पूरी तरह इंसानी नहीं लगती।
कुछ लोगों का तो कहना था कि माँ और उसके बेटों ने वहाँ के लोकल झाड़ फूक करने वाले शामनों के पास जाकर रिवाज किए थे ताकि उस घर में लगी किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा को भगाया जा सके। जो लोग रात के वक्त उनके घर के पास से गुजरते उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी थी। घर के लकड़ी की दरारों से उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवा में एक भारीपन सा महसूस होता था जिससे लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते, अपनी नजरें जमीन पर या आगे होती और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। लेकिन भाइयों को खुद में कोई अजीब बात नहीं लगती थी। वो जब आईने में देखते तो अपने आप को नॉर्मल ही पाते। उन्हें लगता था कि वो किसी से अलग नहीं है। वो गांव के बाकी लोगों की तरह मेहनत करते, वैसे ही बोलते और जीते थे ताकि किसी का ध्यान उन पर ज्यादा न जाए। उनके हिसाब से असली दिक्कत वो लोग नहीं थे बल्कि उनकी माँ थी। जब भी उनसे उनकी माँ के बारे में पूछा जाता तो तीनों भाई एक ही बात कहते, उनकी माँ पर किसी बुरी आत्मा का साया था। वो बताते कि माँ का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। ऐसा लगता था कि वो खुद पर काबू नहीं कर पाती थी। गांव में अफवाहें फैलने लगी थी कि भाइयों ने एक लोकल झाड़ फूक करने वाले से मदद भी ली थी जो उनके समुदाय के बाहर का कोई व्यक्ति था। उन्होंने उससे पूछा था कि उनकी माँ को कैसे ठीक किया जाए। उस मुलाकात में उनके बीच क्या बातचीत हुई या फिर वो झाड़ फूक करने वाला सच में था भी या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन जो कुछ भी सुना या माना गया वो जल्द ही इस इलाके के इतिहास का सबसे डरावना केस बनने वाला था। ये सब फरवरी 2014 की बात है। बरांगे कामासी के ज्यादातर लोग उस दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। खेतों में काम कर रहे थे, जानवरों को संभाल रहे थे और तेज धूप में खाना बना रहे थे। लेकिन अमिल परिवार के घर पर कुछ अलग सा माहौल था। जो तीनों भाई गांव में अक्सर दिखाई देते थे वो अचानक कहीं नजर नहीं आए। शुरू में किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद वो काम से कुछ दिन घर पे आराम कर रहे थे। दिन बीतते गए और जब तीनों भाइयों की गैर मौजूदगी लंबी होती चली गई तो पड़ोसियों को धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। घर के अंदर सबकी नजरों से दूर तीनों भाइयों ने एक फैसला कर लिया था। उन्हें लगता था कि उनकी माँ की हालत अब ठीक होने वाली नहीं है और फिर उन्होंने मिलकर कुछ करने का मन बना लिया। भाइयों ने मुसाला को उसके बाजुओं से पकड़कर खींचा। वो बहुत कमजोर और बीमार थी लेकिन वो लड़ती रही। उसने किक मारी, खरोंचा और अपनी कमजोर ताकत से शरीर को घुमाया। तीनों भाइयों में से एक ने उसके हाथों को घर के अंदर एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया, बंधा हुआ और पूरी तरह से हेल्पलेस। फिर उन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, न गुस्से में न घबराहट में, बल्कि एक ठंडी और अजीब सी शांति के साथ। एक के बाद एक वो उसे मुक्के और किक्स मारते रहे और लगातार एक ही बात दोहराते रहे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हें आजाद करने के लिए है। कुछ गवाहों ने बाद में बताया कि यह हिंसा कई दिनों तक चली। ये सिर्फ शारीरिक पिटाई नहीं थी बल्कि सच्ची यातना थी। पड़ोसियों को चीखें सुनाई देती थी। शुरुआत में ये आवाजें झगड़े जैसी लगती थी, जैसे परिवार के लोग बहस कर रहे हों। ये तो आम बात थी, लेकिन जल्द ही ये आवाजें बदलने लगी। अब ये दर्द के कराहने और किसी की दर्दनाक चीखें बन गई। फिर भी कोई बीच में नहीं आया। घर बहुत दूर था और गांव के लोग निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ये बात बारांगे कैप्टन यानी गांव के मुखिया को बताई, लेकिन उसने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद घर पे किसी को चोट लगी हो और वो कुछ दिन रुकने का फैसला करते हैं। और फिर एक दिन सब कुछ चुप हो गया। चीखें अचानक बंद हो गई। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार पड़ोसियों को यकीन हो गया था कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने बार बार बारांगे कैप्टन से कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं आया तो आखिरकार पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो देखा वो नजारा उनकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन गया। घर के अंदर एक औरत की लाश एक लकड़ी के खंभे से बंधी पड़ी थी। नीचे की जमीन खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और गले और सीने पर गहरे और भयानक जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। उसका गला इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि जैसे किसी ने उसका सिर लगभग धड़ से अलग ही कर दिया हो। उसका सीना पूरी तरह चीरा गया था। उसकी आंखें गायब थी, सिर्फ 2 खोखले गड्ढे बचे थे। उसका पेट भी चीर दिया गया था और अंदर के सारे अंग गायब थे। जिसने भी ये किया था उसने सिर्फ उसे मारा नहीं, उसने उसका पूरा शरीर अंदर से उधेड़ डाला था। जब कुछ पुलिस अधिकारी और गांव के नेता क्राइम सीन पर पहुंचे तो उनमें से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ को उल्टी तक हो गई। और वजह सिर्फ वो नहीं था जो उन्होंने देखा, बल्कि वो बातें भी थी जो वहां मौजूद लोगों ने बयान की।
पुलिस ने जब जांच को और गहराई से खंगालना शुरू किया तो उन्होंने अमील परिवार के उस सदस्य को ढूंढ निकाला जो सालों से गायब था, यानी इन तीनों भाइयों का पिता। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो कई सालों से न तो अपनी पत्नी से मिला था और न ही अपने बेटों से। उसका कहना था कि वो इन सब से पूरी तरह अलग रह रहा है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उधर गांव में खबरें तेजी से फैलने लगी और उनके साथ साथ फैलने लगी डरावनी कहानियां और अफवाहें। कुछ लोगों का मानना था कि अमील परिवार पर कोई पुराना श्राप था, ये किसी आत्मा, जादू या अंधविश्वास का असर है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वो तीनों भाई अब इंसान नहीं रहे, बल्कि खुद किसी राक्षसी या भूतिया ताकत में बदल चुके हैं। फिलहाल तीनों भाइयों को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में ले लिया था। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन शुरू में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तीनों का कहना था कि उन्हें मां की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद को बिल्कुल निर्दोष बताया, लेकिन फिर धीरे धीरे पुलिस की पूछताछ और दबाव में उनमें से एक भाई टूट गया और उसी ने वो राज खोल दिया जो इस पूरे केस को एक खौफनाक मोड़ पर ले गया। जब उससे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हम बस अपनी माँ को ठीक करना चाहते थे। तीनों भाइयों ने यही कहा कि उनका इरादा कभी भी अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो बस उसे बचाना चाहते थे। दरअसल उनकी माँ काफी वक्त से बीमार थी, लेकिन उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात थी। तो उन्होंने इलाज के लिए मेडिकल साइंस की जगह अंधविश्वास और तांत्रिकों का सहारा लिया। उनका दावा था कि वो किसी लोकल झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास गए थे। हालांकि उस तांत्रिक के होने का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं मिला और यह भी साफ नहीं हो पाया कि उसने उन लोगों से क्या कहा था। लेकिन भाइयों का कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उसी तांत्रिक की गाइडेंस पर किया था। उस तांत्रिक ने उन्हें यकीन दिलाया, या शायद उन्होंने खुद मान लिया कि उनकी माँ को कोई आम बीमारी नहीं बल्कि कोई आत्मा या शैतानी ताकत जकड़े हुए है और उस भूतिया ताकत को निकालने का एक ही तरीका है, जबरदस्ती और हिंसा। उनके दिमाग में यह पूरी तरह बैठ गया कि सिर्फ मारपीट, झाड़ फूक और टॉर्चर से ही माँ को मुक्ति दी जा सकती है। लेकिन गांव वालों में से किसी ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब इस हद तक जाएगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच सामने आई तो जो चोटें उनके शरीर पर मिली उन्होंने खुद ही पूरी कहानी बयां कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर रोनाल्ड डी लियोन, जो इस केस की जांच को लीड कर रहे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि मुसाला को मौत से पहले काफी समय तक बांध कर रखा गया था। उसके हाथों और बाजुओं पर गहरे निशान थे जो ये दिखा रहे थे कि रस्सियां कितनी कसकर बांधी गई थी। घर के अंदर पुलिस को एक बड़ी धार वाली चाकू मिली जिस पर खून के धब्बे लगे थे। जांचकर्ताओं को पूरा यकीन था कि इसी हथियार से उसका गला काटा गया था और शायद शरीर के अंदरूनी अंग भी इसी से निकाले गए थे। लेकिन असली डरावना सवाल था कि शरीर के अंग गए कहां। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ ने अंदाजा लगाया कि अंग कहीं छिपा दिए गए हैं या जला दिए गए होंगे, लेकिन बहुतों को शक था कि भाइयों ने ही उन्हें खा लिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को वो जवाब मिल गया जिसका उन्हें सबसे ज्यादा शक था। यह कंफर्म हो गया कि तीनों भाइयों ने ही अपनी मां के शरीर से आंतें और अंदरूनी अंग निकालकर खा लिए थे। उन्होंने ये अंग सीधे शव से निकालकर खाए, न पकाया न छिपाया, मानो उस तांत्रिक की रिचुअल निभा रहे हो। कई अधिकारियों और गांव के लोगों को जब इस बारे में बताया गया तो कुछ को उल्टियां होने लगी और कुछ को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। अमील भाइयों की सोच पूरी तरह अंधविश्वास और पुराने किस्सों पर टिकी हुई थी। उन्हें यकीन था कि उनकी मां पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उस आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें यह सब करना जरूरी लगा। शायद इसी अंधविश्वास ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया जहां उन्होंने अपनी ही मां को न सिर्फ मारा बल्कि उसका मांस तक खा गए। भाइयों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, फिर भी यह मर्डर का केस बिल्कुल समझ नहीं आता। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब अपनी माँ को ठीक करने के लिए किया, लेकिन भला किसी को तड़पा तड़पा कर मारने से इलाज कैसे हो सकता है? शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से भला मुक्ति कैसे मिलता है? वो कहते थे कि उन्होंने अपनी माँ को नहीं मारा बल्कि उनके शरीर में घुसी बुरी आत्मा को मारा था। पर यह बात भी उलझा देने वाली थी कि आखिर उन्होंने अपनी माँ की छाती क्यों चीर दी, आंखें क्यों निकाल ली या उनके अंदर के अंग क्यों खा गए। जब इन सवालों के जवाब मांगे गए
तो वो बस चुप हो गए और सिर्फ इतना कहा कि यह सब एक रस्म था। लेकिन उस रस्म के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं दी, न कोई जगह बताई, न कोई गवाह। कोई नहीं जानता कि ये भाई सच में ऐसा मानते थे या फिर बस अपने किए की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहे थे। साथ ही और एक बात थी जो पूरी तरह जम नहीं रही थी। अमील परिवार को जानने वाले कभी नहीं कहते थे कि ये लोग खतरनाक हैं, बल्कि लोग तो भाइयों के बारे में अच्छी ही बातें करते थे कि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। घर में कभी मारपीट या झगड़े की कोई बात नहीं सुनी गई थी, न कभी गाली गलौज, न पड़ोसियों से लड़ाई, न ही किसी को धमकाने की बात। भाई खुद हमेशा कहते थे, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने किया वो गलत नहीं बल्कि एक कुर्बानी थी। वो सच में यकीन करते थे कि वो उनकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी माँ को मार कर भी उनकी आत्मा को पवित्र क्यों न करना पड़े। ऐसे ज्यादातर मर्डर केसेस में, खासकर जो इतने भयानक होते हैं, पुलिस साइकेट्रिस्ट को बुलाती है ताकि आरोपियों का दिमाग चेक किया जा सके और उनका सही तरीके से इलाज भी हो पाए। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर हुआ भी तो उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसके बावजूद लोग अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि शायद भाइयों को कोई गंभीर मानसिक बीमारी थी, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर कोई ऐसी हालत जिसमें इंसान को वहम होने लगता है। हो सकता है उन पर किसी का डर सवार हो गया हो, या फिर उनकी अपनी मान्यताओं ने उनके दिमाग को बिगाड़ डाला था। कुछ रिसर्च कहती है कि मानसिक बीमारी पर घर का माहौल और खून दोनों का असर होता है। गरीबी में पलना, अकेलापन या समाज से दबाव भी ऐसा करवा सकता है, लेकिन असलियत में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कोई दस्तावेज नहीं, कोई साफ साफ जांच रिपोर्ट नहीं, बस सवाल ही सवाल। बाद में इस केस की तुलना भारत के बुराड़ी कांड से की गई, जहां पूरा परिवार अपने ही घर में फांसी से लटका पाया गया था। कहा गया था कि वो सब एक मानसिक भ्रम या किसी अजीब सी धार्मिक क्रिया में उलझ गए थे, जो शायद गलत दिशा में चला गया। ऐसा ही कुछ लोगों ने अमील ब्रदर्स के मामले में भी सोचना शुरू किया, क्या वो भी किसी शेयर्ड साइकोसिस यानी एक साथ पागलपन के शिकार हो गए थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर था। अकेलापन, गरीबी या शायद ड्रग्स का असर। दरअसल हत्या से पहले 2 भाइयों को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। पुलिस को शक था कि मर्डर के वक्त वो नशे में हो सकते हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली अफवाह फैली। कुछ लोगों का कहना था कि इन भाइयों का संबंध इलागा नाम के एक खतरनाक क्रिश्चियन उग्रवादी ग्रुप से था। यह ग्रुप अपने नकली कैथोलिक रिचुअल्स के लिए जाना जाता है, जिसमें ताबीज, बलि और हिंसा जैसी चीजें होती है। लेकिन यह कहानी भी अधूरी सी लगी, क्योंकि अमील ब्रदर्स मुस्लिम थे और हाँ, उनके काम इस्लामी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि उनका किसी उग्रवादी ग्रुप से कोई नाता था। फिर भी इस केस से जुड़ी अफवाहों ने लोगों के बीच एक बड़ी बहस शुरू कर दी कि क्या धर्म को ऐसे अपराधों से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि इस केस का इस्तेमाल जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए किया गया। ऐसे सवाल उठे और चर्चा का हिस्सा बने। 2025 तक इस मामले में कोई बड़ी या नई जानकारी सामने नहीं आई। बस कुछ पुराने आर्टिकल्स ही इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो बार बार मुसाला अमील की भयानक मौत और उसके बेटों से जुड़ी अफवाहों को दोहराते हैं। इस केस से जुड़ी जो आखिरी पक्की खबर सामने आई थी वो 2014 की है, जब उन भाइयों को जेल भेजा गया था, जहां उन्हें मुकदमे का इंतजार करना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। न तो किसी मुकदमे की रिपोर्ट मिली, न सजा की कोई खबर, और न ही परिवार की ओर से कोई बयान आया। लेकिन एक बात तय है कि अपने ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या करना फिलीपींस में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसकी सजा लगभग 40 साल की जेल होती है। इतने सीरियस केस में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जैसे गिरफ्तारी, आरोप लगना, बिना जमानत के जेल में रहना और फिर मुकदमा, वो सब आमतौर पर एक तय तरीके से होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद इस केस में ये सब पब्लिक से छिपा कर किया गया हो, यानी बंद दरवाजों के पीछे। इसलिए आज भी ये केस अधूरा लगता है और लोगों के मन में ढेर सारे सवाल अब भी बाकी हैं। इस केस में कोई नया अपडेट ना आना कोई हैरानी की बात नहीं है, खासकर फिलीपींस के मेगिनदानाओ जैसे दूर दराज वाले इलाके में। वहां पर मीडिया का पहुंचना मुश्किल होता है, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, और जब किसी केस की शुरुआत की सनसनी खत्म हो जाती है तो उसे फिर कोई कवर नहीं करता। इसके अलावा जिन मामलों में मेंटल हेल्थ जुड़ी होती है, जैसे कि अगर किसी ने रिचुअल या स्पिरिचुअल कारण बताकर कोई अपराध किया हो, तो ऐसे केसेस को अक्सर बंद कर दिया जाता है
और उन्हें आम जनता से छिपा दिया जाता है, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी कभी मिल ही नहीं पाती। असल में यह घटना क्यों हुई ये शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। हो सकता है यह किसी गहरी आस्था का नतीजा हो, या अकेलेपन, मानसिक बीमारी या किसी और कारण से हुआ हो जो अब तक साफ नहीं है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये कि इस कहानी के सेंटर में थी एक महिला, मुसाला अमील, एक माँ जिसकी मौत बहुत ही भयानक और दर्दनाक तरीके से हुई, और वो भी अपने ही बेटों के हाथों। ऐसे मामलों में हमें एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। जो कुछ भी हम न्यूज में पढ़ते हैं या अफवाहों के जरिए सुनते हैं वो पूरी तरह सच्चाई नहीं होती। कई बार किसी इंसान के गलत फैसलों के पीछे बहुत गहरे और कॉम्प्लेक्स कारण छिपे होते हैं, जैसे मानसिक हालात, अकेलापन, डर या कोई ऐसा दर्द जो बाहर दिखाई नहीं देता। आपका इस केस को लेकर क्या ख्याल है? क्या यह अंधविश्वास था या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।